हेलो दोस्तों। तो हम लेकर हाजिर हैं अगली वीडियो को। हम लोग इसके पहले 2 वीडियो में साइंस के 200 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन और अन्य आरआरबी की प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले आरआरबी के सभी एग्ज़ामों के लिए। तो और उन सभी एग्ज़ामों के लिए जिनमें साइंस पूछी जाती है। तो हम लोग अब तक 202 वीडियो में 100 के क्वेश्चनों को लेकर के 200 क्वेश्चन 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 101 क्वेश्चन से 201 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग देखेंगे बाकी और 100 क्वेश्चनों को। आज हम लोगों का तीसरा दिन है और हम लोग इसमें 300 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ऐसे ही हम लोगों की सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग ऐसे ही बने रहें वीडियो में और आगे कंटिन्यू अपनी तैयारी को करते रहें, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकें। तो हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 201 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि बल F इज इक्वल टू 0 तो इसलिए किया गया कार्य होगा। तो यदि बल 0 हो जाए तो आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी, तो जब बल ही 0 हो जाएगा तो D पूरा जो कार्य होगा D में जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे F इंटू F का इज इक्वल टू 0 का, तो पूरा कार्य जो होगा वह 0 हो जाएगा। तो जो किया गया कार्य होगा वह कितना होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 202 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। मतलब एक कुली है जो 12 केजी सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो अभी इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला, जब द्रव्यमान दिया हो और ऊंचाई दी हो तो हम W इज इक्वल टू mgh वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि W इज इक्वल टू mgh होता है, उस फॉर्मूले पे हम इसको रख देंगे। और जब हम सॉल्व करेंगे 12 और 1.5 और 10 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 जूल। तो किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा? 180 जूल होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 203 नंबर कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो जब दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, बल दे दिया है 25 न्यूटन और 5 मीटर हटाया जा रहा है अर्थात विस्थापन दे दिया है, तो बल गुणे विस्थापन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 125 वाट, 125 न्यूटन, 125 पास्कल और 125 जूल दिया है। मतलब 125 तो आएगा ही आएगा, लेकिन कार्य किस में आता है? तो जूल में आता है। यह ध्यान देंगे आप। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल हो, अर्थात जो विस्थापन है वो 0 हो जाए। जब 0 हो जाए तो कार्य होगा? कोई भी कार्य नहीं होगा। कोई कार्य होगा जब विस्थापन 0 होगा तो कार्य 0 हो जाएगा, चाहे बल 0 हो जाए चाहे विस्थापन। तो यहाँ पे विस्थापन 0 है, क्योंकि वो दीवार कुछ विफल ही नहीं हो रही है, अर्थात विस्थापन हो ही नहीं रहा है, तो 0 हो जाएगा पूरा कार्य ही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? फिर वही वाली कहानी कि बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, तब 12 चौक 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 जूल हो जाएगा इसका आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आप जानते हैं कि कार्य किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो बल पे निर्भर करता है और विस्थापन पे निर्भर करता है। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा। यही क्या है? इसका गलत जवाब है कि वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा ही करेगा। बल और विस्थापन पर के बीच के कोण पर भी और लागू बल पर भी। तो बी सी डी ऑप्शन सही है, जबकि पहला क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य है वह किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? बल पर निर्भर करेगा ही करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा ही करेगा, कोण पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि
W=F/d cos थीटा होता है, तो कोण पे भी निर्भर करेगा। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, कार्य प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 208 नंबर क्वेश्चन कि न होने पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो कब कार्य किया गया कार्य शून्य होगा, जब विस्थापन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, या विस्थापन हो ही न विस्थापन होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, 209 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किया हुआ कार्य ऐसे कहने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए, उनमें से एक है। अर्थात कौन सी दो शर्तें पूरी होनी चाहिए जब कार्य हुआ होगा। तो पहला है उनमें से एक कि वस्तु क्या होनी चाहिए, तो वस्तु विस्थापित नहीं होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और बल होना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो क्या होगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, क्योंकि शर्त पूछ रहा है कि होनी चाहिए, तो कार्य होने के लिए क्या आवश्यक है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है, आप जानते ही हैं, बल गुणे विस्थापन। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का गुणनफल है, कार्य किसका गुणनफल है, तो बल और विस्थापन का, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन का। तो इसको याद रखेंगे, बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन, वस्तु का वस्तु की दिशा में नहीं, यह ध्यान देना है, ध्यान देने वाला पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी होगा कि बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन नहीं, बल वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, यह डी ऑप्शन सही होगा। अगला 212 नंबर क्वेश्चन है कि किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो विस्थापन पे निर्भर करेगा, बल पे, उनके बीच के कोण पे, बल और विस्थापन के, तो संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 213 नंबर क्वेश्चन कि यदि वस्तु पर 213 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु पर लागू बल 213 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लागू 213 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लागू अगला क्वेश्चन है 213 नंबर, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम की रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कार्य कहा जाता है, याद रखेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे किया गया कार्य कहेंगे। मतलब बल लगाकर बल की दिशा में क्या कर दिया जाए, वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए, कुछ दूरी चला दी जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, किया गया कार्य कहते हैं, याद रखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 214 कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या हो, तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तो उस पिंड पर तभी कार्य होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे कि यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव यदि करता है पिंड, तो उस पर कार्य किया जाता है तभी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का जो कोण होता है, कोण 90 अंश हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य तब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा cos 90 अंश का जो मान होता है वो शून्य होता है, तो पूरी जो वैल्यू हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 216, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 हो तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि cos 90 अंश का जो मान होता है वह शून्य होता है, और फॉर्मूला होता है W=F/d cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू जब 90 अंश, तो 90 अंश का मतलब कि शून्य का मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। 217 नंबर देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा किए कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 218 नंबर क्वेश्चन कि एक मजदूर 118 नंबर क्वेश्चन है कि एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से
1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य की गणना mgh वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mgh, तो 10 और गुणे 1.1 और गुणे 10 कर लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 1.1 या 110 जूल आ जाएगा हमारा वर्क। आगे देखेंगे, अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 219 नंबर क्वेश्चन है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। याद रखेंगे कि एक गति कर रही है कार और जो हवा उसकी विपरीत दिशा में आ रही है, तो जो किया गया कार्य होगा, कार्य पर हवा द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ध्यान देना है आपको, ठीक है। जब सामने से हवा कोई प्रहार कर रहा हो तो वह क्या होगा, कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 200 मीटर ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है। यदि g इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आप जानते हैं mgh वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 200 गुणे 10 गुणे 2, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 3 जीरो हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, हो 4000 जूल आना चाहिए। 400 जूल दे दिया है मीटर प्रति सेकंड, F इंटू डी, सॉरी यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है, तो जो न्यूटन दिया हुआ है वो होता है बल और त्वरण का द्रव्यमान गुणे त्वरण का गुणनफल। इसीलिए द्रव्यमान गुणे त्वरण का गुणनफल होता है, अर्थात भार और ऊंचाई का गुणनफल आप वहाँ पर दे दिया है पूरा 200, तो 200 में सिर्फ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, तो हमारा 400 जूल आएगा। क्योंकि ये 200 किसका मान है, तो mg का मान है, mg और h हमारा कितना है, तो 2 है, तो इसीलिए सिर्फ mg और 2 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कोई कार्य 50 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किमी की दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। अब इसका क्या करेंगे, बल का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, बस हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 15 किमी को मीटर में बदल लेंगे, तो 15 किमी को मीटर में बदलेंगे तो 15,000 मीटर हो जाएगा, और 15,000 का 500 में गुणा कर देंगे, 15 × 5 = 75, और उसके बाद 3 और 2 5 जीरो लगा देंगे, तो 75 और 5 जीरो ये सी वाले ऑप्शन में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 न्यूटन का क्षैतिज बल 5 किग्रा की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो W इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, तो बल कितना है हमारा 10 न्यूटन है, और उसके बाद मीटर हमारा 2 है। ये जो 5 kg है इसको ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि बल दे ही दिया है 10 न्यूटन और 2 मीटर दे दिया है, तो हमको बस 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है कार्य ज्ञात करने के लिए, बल गुणे विस्थापन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 20 जूल। 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जूल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 223 नंबर, कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित की जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो 10 मीटर दूरी दे दिया है और बल दे दिया है, तो बल गुणे विस्थापन 100 जूल आ जाएगा तुरंत हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 जूल आ जाएगा हमारा आसानी से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 225 नंबर क्वेश्चन पे, किसी वस्तु पर लगने वाला बल यदि वह गतिशील नहीं है तो इसे कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, कि कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर गति ही नहीं करेगा तो विस्थापन होगा ही नहीं, अब विस्थापन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि वस्तु पर विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, 0 हो जाएगा। जब विस्थापन 0 तो
कार्य भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन का गुणनफल ही होता है कार्य। तो निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो कार्य का एक गुण कौन सा नहीं है? तो कार्य की दिशा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो क्या है, गलत है। यही एक गुण नहीं है कि कार्य की दिशा नहीं होती है। दूसरा देख लेते हैं, किए गए कार्य के लिए एक वस्तु पर लगाया जाना आवश्यक है क्या? तो बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। कार्य का केवल परिणाम होता है? बिल्कुल होता है, दिशा नहीं होती है। कार्य होने के लिए वस्तु में विस्थापन होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है, बाकी सभी क्या है, ऑप्शन सही है। 228 देखते हैं, एक बस 4000 न्यूटन के बल से चलती है। तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो अब दूरी मतलब वो विस्थापन पूछ रहा है वो, तो अब क्या करेंगे, 2000 जो जूल है उसमें 4000 से भाग दे देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.05 मीटर आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि 2000 में 4000 का भाग देंगे तो पूरा कट के आएगा 1/2, और 1/2 को आप लिख सकते हैं क्या, 0.5 मीटर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 15 और 15 और 2 जीरो लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो कार्य की गणना mgh वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। m का मान दे दिया है 20, और h का मान दे दिया है 2, और g का मान वहाँ पे दिया है 10। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, मतलब 400 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। फिर mgh वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, आ जाएगा कितना, 13 का 1.5 मीटर में और गुणे 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 195 किलो जूल, 195 जूल। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी, तो कितना होगी, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में तो आप जानते हैं कि सेकंड का कोई भूमिका ही नहीं होता है। विस्थापन पकड़ रहा, चला थोड़े ना है, वो तो पकड़ के खड़ा है ना, तो पकड़ के खड़ा है तो विस्थापन हुआ ही नहीं। तो सिर्फ द्रव्यमान के होने से थोड़े ना कार्य हो जाएगा। तो ये जो क्या होगा, जो वर्क होगा वह कितना होगा, शून्य होगा, 0 जूल। आगे देखेंगे, अगला, कार्य तभी होता है जब क्या हो, तो ऊर्जा हो या शक्ति हो या बल हो या संवेग हो। तो कार्य तभी होता है जब ऊर्जा हो, याद रखेंगे, क्योंकि ऊर्जा और कार्य की बीमा भी समान थी। पहली वाली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, उसमें कार्य और ऊर्जा की बीमा क्या थी या यूनिट क्या थी, लगभग समान थी, ये लगभग क्या इक्वल थी ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 234 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 234 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो किए गए कार्य का उदाहरण कौन नहीं है हो, तो पहला, लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना। तो कमरे की दीवार को धक्का जब देगा तो विस्थापन होगा ही नहीं और कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यही कार्य नहीं होगा, इसी में यही कार्य नहीं होने का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 335 नंबर, जब प्रस्तुत बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होता है। जब लंबवत हो तो कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि काश नब्बेंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बल कार्य जो होगा वो शून्य हो जाएगा, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा। 336 देखेंगे, 236 देखेंगे, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कब ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक के लिए क्या कंडीशन होती है, तो 180
जो डिग्री होती है वह काश 180 डिग्री का जो मान होता है वो ऋणात्मक में आता है। ऋणात्मक में -1 आता है और -1 आता है 180 डिग्री का मान, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, पूरा ऋणात्मक हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 125 गुणे 5 कर देंगे, तो 125 गुणे 5 करेंगे तो 625 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक टाली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 50 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 हो जाएगा, 500 जूल। ऑप्शन नंबर बी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर 239, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो किया गया कार्य कितना होगा, वो विस्थापन होगा ही नहीं, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि थोड़ी दूरी चलता तो विस्थापन होता, लेकिन वो तो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो कार्य शून्य हो जाएगा। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो कब ऋणात्मक माना जाएगा हो, तो ऋणात्मक तब माना जाएगा जब बल विपरीत दिशा में होता हो, अर्थात विपरीत दिशा से बल लगे तो उसे हम क्या कहते हैं कि कार्य ऋणात्मक हो रहा है, याद रखना है। जैसे हवा वाला एग्जाम्पल आपने अभी देखा था कि जब हवा क्या करे, कार पर प्रहार करे और उसके विपरीत कार चल रही हो तो वहाँ पे कार्य ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो वही बल विपरीत दिशा में होता है, यदि बल विपरीत दिशा में होता है तो क्या हो जाएगा कि कार्य ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगला देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा है 241 कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसे रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको इतना घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है देखेंगे हम लोग एक बार। तो कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर रखी गई है, तो 2 मीटर लंबाई की है और 60 सेंटीमीटर क्या है, टेबल पे है। तो अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि इसके लिए फार्मूला होता है W = परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा। परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा, तो जब हम परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा में देखेंगे तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो 0 होगी और प्रारंभिक ऊर्जा जो होगी वो -mgl होगी, क्योंकि लंबाई दिया हुआ है 2 मीटर। तो अब उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, W = 3.6 जूल आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार कमेंट करेंगे, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा या किसी वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। अगले वाले को देखेंगे हम लोग, अगले वाले क्वेश्चन को 242 नंबर कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सर पे रख लेता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। mgh वाला फॉर्मूला लगाइए, धड़ाक से निकाल दीजिए कितना आ जाएगा हो, तो 625 जूल आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। तो किया गया कार्य का मान कितना होगा, तो 200 जूल होगा। लेकिन देखिए ध्यान से देखना है कि -200 जूल होगा, क्योंकि कार्य विपरीत हो रहा है। ठीक है, गुरुत्व बल के विपरीत हो रहा है, इस कारण से जो पूछ रहा है कि गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य, मतलब गुरुत्व बल उस व्यक्ति द्वारा उठाए गए बल के विपरीत है, इसलिए जो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो -200 जूल होगा, जबकि उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य +200 जूल होगा। तो गुरुत्व बल द्वारा पूछ रहा है, या क्वेश्चन को ध्यान देना है, तो -200 जूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 244 नंबर क्वेश्चन कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 200 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा हो। तो किया गया कार्य हो जाएगा, mgh वाले फॉर्मूले से निकालेंगे 98 जूल हमारा हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर उठाए, फिर mgh वाला फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा। वो 20 और 2 का और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 400 जूल।
अगले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं 246। एक केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इस टाइम क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है। तो उसी दिशा में जा रहा है तो 30 और 1 केजी का मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे MGH वाले फॉर्मूले से। तो ये कितना आ जाएगा, 300 जूल। इस टाइम प्लस में इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लस में इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसी दिशा में बल भी लग रहा है जिस दिशा में गुरुत्व बल है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन कि 800 किग्रा की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग बढ़ाने पर किया गया कार्य कितना होगा। 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए आप जानते हैं कि किया गया कार्य इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है फॉर्मूला। तो mv² वेग परिवर्तन दिया है कि 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर जब कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 30 किलो जूल या 30,000 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। MGH वाला फॉर्मूला लगाइए और निकाल दीजिए। 20 × 2 × 10 इज इक्वल टू 400 जूल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अब आ गया, यहाँ तक सभी जो भी क्वेश्चन थे वे वर्क से रिलेटेड थे। अब हम लोग पावर पे शक्ति को देखेंगे। अब शक्ति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब शक्ति से क्वेश्चन देखेंगे तो 249 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है हो, तो शक्ति कहलाती है। कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, कार्य करने की दर के रूप में या ऊर्जा स्थानांतरण की दर, इसे कहते हैं शक्ति को। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। देखिए घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी वही। 152 पे देखते हैं हम लोग। यदि कोई 152 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई कारक T में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी, तो उसकी शक्ति कितनी होगी हो, तो उसकी शक्ति हो जाएगी W/T अर्थात कार्य बटे समय, क्योंकि कार्य की दर को ही तो हम शक्ति कहते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि शक्ति इज इक्वल टू W/T, जहाँ W का अर्थ है कार्य होता है। तो यह तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, डी वाला। 254 देखेंगे, कार्य करने की गति कहलाती है। कार्य करने की जो गति होती है वो क्या कहलाती हो, तो शक्ति कहलाएगी। कार्य करने की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, शक्ति होगी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि भौतिक मात्रा किए गए कार्य को मापती है, तो किए गए कार्य को कौन मापती है, वो तो शक्ति मापती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय W/T, P इज इक्वल टू W/T। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, किए गए कार्य की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 258 देखेंगे हम लोग। 258, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चलता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी। तो मोहन की शक्ति को हम लोग निकालेंगे कि शक्ति इज इक्वल टू W/में समय। तो W/में समय और कार्य के लिए आप जानते हैं कि MGH होता है। तो MGH यहाँ पे क्या क्या दिया है कि 40 किलोग्राम है और G का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर है। 50 सीढ़ियाँ हैं तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड के लिए नीचे T से 10 से भाग दे देंगे। और जब इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 300 वाट। इसको एक बार आप लोग नीचे फॉर्मूला दिया है उससे आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सॉल्व किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 259 नंबर पे। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 60 न्यूटन के बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा
खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? तो सब खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? तो कार्य इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि mg या बल गुणे विस्थापन। तो बल हमारा कितना है? 600 न्यूटन है, विस्थापन 20 मीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 जूल आ जाएगा। और उसके बाद उसमें क्या कर देंगे? तो 4 मिनट का भाग दे देंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 गुणे 60 का मल्टीप्लाई करके 240। अब जब उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? हमारा ऑप्शन नंबर ए 50 वाट आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 260 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति ज्ञात करेंगे हो तो वही वाली कहानी, शक्ति इज इक्वल टू W अपन में समय। तो W की जगह पे mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा टोटल कितना आ जाएगा? 3000 जूल। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप कि mgh निकालने पे कितना आया है हमारा टोटल? 3000 जूल। 3000 जूल में 9 सेकंड दिया हुआ है तो उससे भाग कर देंगे, क्योंकि कार्य बटे समय होता है। तो जब भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 333.33 वाट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 261 वाले को, कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हो? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक 40 किग्रा भार की लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर की ऊंचाई वाली सीढ़ी को तेजी से चढ़ती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा? फिर वही कहानी, mgh वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे और उसमें 4 सेकंड से भाग दे देंगे, सेकंड में है तो उससे भाग दे देंगे। तो mgh वाला जो फार्मूला हम लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 पच्चे 20, मतलब कि 2000 आ जाएगा, 2000 जूल। और 2000 जूल में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल हो? तो ऑप्शन नंबर ए 500 वाट हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे 63 को। कह रहा कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करिए। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो शक्ति ज्ञात करिए। शक्ति पूछ रहा है तो शक्ति वाले से फिर mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे। mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हो? वहाँ पे सीढ़ियाँ दिया हुआ है, तो 45 सीढ़ियाँ दिया हुआ है, प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 16 है। तो जो पूरी ऊंचाई है उसे निकाल लेंगे हम लोग। तो पूरी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 16 गुणे 45। 16 गुणे 45 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 मीटर आ जाएगा। 720 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.2। अब एच का मान आ गया, एच का मान से यम और जी के मान में मल्टीप्लाई कर देंगे। यम का मान 50 दिया हुआ है, जब करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 3600 जूल। और 3600 जूल में 10 सेकंड का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 360 वाट आ जाएगा। यह क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। अगले वाले को देखते हैं। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति किसके बराबर होती है? तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय को हम क्या कहते हैं? औसत शक्ति कहते हैं। 265 किसके बराबर होता है? 50 केजी के एक भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए। फिर वही फॉर्मूला क्या करेंगे हो? तो 15 सेंटीमीटर का 40 सीढ़ियों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगी। ऊंचाई जैसे ही निकल जाएगी वैसे ही mgh वाले फॉर्मूले से कार्य निकाल लेंगे, और कार्य जैसे ही निकल जाएगा उसमें 10 से भाग दे देंगे, और जब 10 से भाग दे देंगे तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वह हमारा आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा हो? तो 300 वाट। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 300 वाट हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 266 नंबर, कि 50 किग्रा भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक चरण में ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति का पता लगाइए। फिर वही वाली फॉर्मूला लगाइए
पहले सबसे पहले 15 गुणे 45 सीढ़ियों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई जैसे ही आएगी MGH वाले फॉर्मूले से कार्य निकालेंगे। कार्य निकालने के बाद 9 सेकंड में चढ़ जाता है तो 9 सेकंड में 9 से भाग दे देंगे और भाग देने के बाद हमारा टोटल आ जाएगा। कितना आएगा इसका सही जवाब? तो 375 वाट आ जाएगा। 267 देखेंगे, फिर वही वाला फॉर्मूला कह रहा है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। अब ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब एच की वैल्यू पूछ रहा है। तो एच की वैल्यू हम क्या करेंगे, MGH अपॉन में टी लिखेंगे। MGH अपॉन में टी लिखेंगे, शक्ति दे दिया हमारा कितना हो तो 160 में क्या करेंगे, टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें mg का मान कितना दिया हुआ है 40, एच निकाल लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हो तो 8 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए और जी का मान कितना है 10 दिया हुआ है। फिर वही वाला फॉर्मूला कि P = MGH अपॉन में T, तो MGH में पहले 44 गुणे 15 कर लेंगे, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई की सीढ़ियाँ हैं तो 45 गुणे 15 कर लेंगे, निकाल लेंगे एच की वैल्यू और उसके बाद MGH वाला फॉर्मूला और उसके बाद 10 सेकंड से भाग दे देंगे। आ जाएगा हमारा टोटल इसका क्या जवाब हो और एक क्या हो जाएगा 330 वाट आएगा। सॉल्व करेंगे आप तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 269 पे, यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी, W अपॉन में टी होगी। आसानी से यह आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी W अपॉन में टी, क्योंकि कार्य बटे समय शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करिए। इसको भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यह लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इसका जवाब आ जाएगा हमारा 322.5 वाट। फिर वही वाला 15 गुणे 43 एच की वैल्यू आ जाएगी और MGH निकालेंगे, 10 सेकंड से भाग दे देंगे, आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे 171 नंबर क्वेश्चन पे, यदि शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो शक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हो। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं 71 के बाद 172 पे कि 80 किग्रा की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी? तो आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 640 जूल प्रति सेकेंड। MGH अपॉन में टी वाले फॉर्मूले से लगा लेंगे। तो एच की वैल्यू दिया हुआ है ऊंचाई 40, एम की वैल्यू दिया हुआ है 10, जी की वैल्यू 10 रख लेंगे और उसमें 50 सेकंड का भाग दे देंगे, आ जाएगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी कितना हो 640 जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 273, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का सूत्र अभी आपने पढ़ा था क्या हो कि P = W अपॉन में T, लेकिन यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है तो P = यहाँ पे होगा V² अपॉन में R, अर्थात के सॉरी इनमें से कोई नहीं सही होगा क्योंकि शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P = V² अपॉन में R, और इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि V × I और I² अपॉन में R। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, I² × R। I² × R भी हो रहा है, V² अपॉन सॉरी ये तीनों सही हैं। मैं ये पढ़ने में दिक्कत हो गई है हमको कि ये सभी सही हैं, मतलब कि V² अपॉन में R भी होता है, V × I भी होता है, I²
इंटू आर भी होता है, मतलब तीनों सही हैं। आप याद रखेंगे कि ये तीनों शक्ति के सूत्र हैं। अगला देखेंगे एनर्जी पे। अब हम लोग आ गए, कार्य हम लोग देख लिए, शक्ति देख लिए, अब हम लोग एनर्जी पे आ गए। अब हम लोग एनर्जी के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण भी आप पढ़े होंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है। आगे देखेंगे, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम इसे कहते हैं। अगला देखेंगे 276, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होगा वह कितना होगा। तो वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात स्थिर होगा। यदि मान लेते हैं कि कोई उस पर बल कार्य नहीं कर रहा है, प्रतिरोध वायु उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा वह नियत होगा, स्थिर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन 277 वाला। 277 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा संग्रहित होती है किसके रूप में। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगले वाला क्वेश्चन को देखते हैं 278 कि के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि ये दूर दूर होते हैं, जल्दी से गति कर लेते हैं। तो 279 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसमें कणों की गतिज ऊर्जा? अभी आपने देखा था कि गैसों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत होती है। तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। तो 250 होगी। कितनी होगी? यह 250 होगी। मतलब यूनिट पूछ रहा है, यूनिट में मतलब किलोवाट हावर में कितना होगा। तो 250 होगा। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको कितने से भाग दे देंगे। तो 3.6 × 10⁶ से जब इसमें भाग देंगे तो जो आएगा वह एक यूनिट में आ जाएगा, अर्थात किलोवाट घंटा में आ जाएगा। और उसी को वहाँ पे लिखा हुआ है कि 250 आएगा, जिसको आप सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। आगे देखेंगे 281 नंबर क्वेश्चन कि पवन चक्की पवन किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करती है। तो किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करती है। तो आप जानते हैं कि उसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा, जलीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो पवन चक्की पवन की किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करती है। तो आप जानते हैं कि कैसी ऊर्जा होगी तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है, क्योंकि गति के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न करती है ना। उसकी पंखियाँ चलती हैं पवन चक्की की और वो गति करता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 282, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल लेता है। किस में बदल लेता है। तो गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि 282, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी के साथ वृद्धि होती है। तो किसके साथ होती है गतिज ऊर्जा में वृद्धि तो ऊंचाई के। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्यों ऐसा। क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह एच पे डिपेंड करती है। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जी का मान बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो स्थितिज ऊर्जा, अभी आपने देखा कि कौन सी ऊर्जा बदलती स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। 286 देखेंगे, बाद में संग्रहित पानी को कौन सी ऊर्जा होती है। संग्रहित, तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है। तो हमारे हिसाब से वहाँ पे कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब इसका। 286 के बाद 287 पे चलेंगे। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से
प्राप्त करती है? गतिशील वस्तु कैसी हो? गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है 288। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो उच्च गति से तो गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। 289 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो धनात्मक कौन होगी हो? तो सदैव गतिज ऊर्जा क्या होगी? धनात्मक होगी। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 291 पे कह रहा है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद, 8 किलो भार की एक लोहे की गेंद है और 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि पर 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से कौन सी राशि समान होगी? मतलब भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पे देखना है आपको, तो कौन सी राशि समान होगी? तो उन दोनों में तो कौन सी राशि होगी? तो वह होगा त्वरण होगा, उनमें क्या होगा? समान होगा, क्योंकि उनमें जी का मान इक्वल लग रहा होगा, तो उनका त्वरण दोनों का क्या होगा? समान होगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। 91 के बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है, किसमें हो? तो स्थितिज ऊर्जा उसमें बदल जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा जब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगले को देखेंगे। एक संपीड़ित स्प्रिंग में, एक संपीड़ित मतलब दबी हुई स्प्रिंग में क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। 294 को देखेंगे। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप, जैसे जैसे गति बढ़ेगी वैसे वैसे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर अगला देखेंगे। 295। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, यह याद रखेंगे। 96 देखेंगे। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो वह होती है गतिज ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में? तो वह गतिज ऊर्जा होती है, याद रखेंगे। 297 वाले को देखेंगे। निम्नलिखित उल्लेखनीय 297 निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, एक पेंडुलम का झूलना। एक पेंडुलम का जो झूलना है वह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है यहाँ पे। अगला देखेंगे 97 के बाद 98, 298। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हो? जब संवेग 3 गुना कर दिया जाएगा तो जो गतिज ऊर्जा होगी वह क्या हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? आगे हम लोग देख सकते हैं कि 3 गुना मतलब k इज इक्वल टू होता है p²/2m। तो p मतलब है संवेग, तो p का स्क्वायर करेंगे अर्थात 3 गुना करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा? 9 गुना, याद रखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 299। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि मार देगा, नीचे ला के मार रहे होंगे उस टाइम गतिज ऊर्जा होगी। 300 क्वेश्चन पे आखिर हम लोग पहुंच ही गए और हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा का संयोजन है? तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, यह याद रखना है। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे आगे के 301 से 400 क्वेश्चनों तक। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी, आप लोग देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपनी पढ़ाई को एक नई उड़ान देते रहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और बढ़ता है। आप यह पढ़े ही होंगे। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग चलेंगे। अब इस वीडियो को यहीं रोकेंगे
और बाकी अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद, आपने इतना टाइम अपने जीवन में अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित किया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, धन्यवाद।